नमस्कार। आज हमारे पास चर्चा के लिए काफी कुछ है। नोबेल पुरस्कारों की घोषणाएं हुई हैं। हाँ बिल्कुल। भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते पर भी बात है। कुछ नई टेक्नोलॉजी की खबरें हैं और हाँ, देश दुनिया की और भी कई अहम बातें। काफी कुछ है आज पिटारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखते हैं कि इन सब जानकारियों में क्या खास है और हमारे लिए इसके क्या मायने हैं। शुरुआत करते हैं नोबेल पुरस्कारों से। हाँ। सबसे पहले चिकित्सा यानी फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल। हाँ। ये मिला है मैरी ई ब्रम को, फ्रेड रेमस्टेल और शिमोन साकागुची को। हाँ, और इनकी जो खोज है वो है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। ये सुनने में शायद थोड़ा तकनीकी लगे, पर इसका मतलब बहुत बहुत बुनियादी है। अच्छा, क्या मतलब है इसका आसान शब्दों में? मतलब ये कि हमारा इम्यून सिस्टम जो हमें बीमारियों से बचाता है, वो कैसे ये पहचानता है कि शरीर के अपने ही सेल्स पर, अपनी ही अंगों पर हमला नहीं करना है। एक तरह की सेल्फ नॉन सेल्फ की पहचान कह सकते हैं। ये तो वाकई बुनियादी सवाल है, पर इसका महत्व क्या है? मतलब क्यों ये इतनी बड़ी खोज मानी जा रही है? देखिए, जब ये टॉलरेंस, ये सहनशीलता खत्म हो जाती है ना, तभी ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं। जैसे कि? जैसे गठिया है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इनमें शरीर खुद अपने ही टिश्यूज़ पर हमला करने लगता है। तो इनकी खोज से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि ये गड़बड़ी होती क्यों है। और फिर इलाज में मदद मिल सकती है। बिल्कुल, बेहतर इलाज ढूंढे जा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी ये ज़रूरी है। शरीर किसी बाहरी अंग को रिजेक्ट न करे, इसके लिए भी इस टॉलरेंस को समझना अहम है। अच्छा। और तो और कैंसर में भी इसका रोल है। कुछ कैंसर सेल्स इम्यून सिस्टम से बचने के लिए इसी टॉलरेंस मैकेनिज्म का फायदा उठाते हैं। तो कैंसर इम्यूनोथेरेपी के लिए भी ये खोज नई दिशाएं दिखाती हैं। वाह, मतलब ये तो कई सारी मेडिकल फील्ड्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब आते हैं फिजिक्स यानी भौतिकी के नोबेल पर। हाँ। जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनेस। इनका काम है बड़े इलेक्ट्रिक सर्किट में क्वांटम टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन पर। ये थोड़ा मुश्किल सा लगता है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर इसकी अहमियत बहुत है। देखिए, आमतौर पर हम क्वांटम इफेक्ट्स जैसे क्वांटम टनलिंग या एनर्जी का क्वांटा में होना, ये सब बहुत छोटी चीजों के स्तर पर पढ़ते हैं। एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। बिल्कुल। लेकिन इन वैज्ञानिकों ने ये दिखाया कि ये अजीब क्वांटम नियम बड़े सिस्टम्स में भी काम करते हैं। मतलब ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिन्हें हम बना सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो मतलब क्वांटम फिजिक्स सिर्फ छोटी चीजों के लिए नहीं है। इसे बड़े स्केल पर देखने का क्या फायदा हुआ? फायदा ये है कि अब हम इन क्वांटम प्रभावों को शायद बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खोज ने क्वांटम कंप्यूटर बनाने की दिशा में बहुत मदद की है। क्वांटम कंप्यूटर? हाँ, जो आजकल बहुत चर्चा में है। वही, जो आज के सुपर कंप्यूटर्स से भी कहीं ज्यादा तेज गणना कर सकते हैं। सोचिए, दवाएं बनाने में, नए मटेरियल खोजने में, एआई में कितना फर्क आ सकता है। सही बात है। और सिर्फ कंप्यूटर ही में ही, पूरी तरह से सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने में और बहुत ही सेंसिटिव सेंसर बनाने में भी ये रिसर्च काम आएगी। ये तो वाकई भविष्य की तकनीक है। चलिए अब केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र की बात करें। सुसुमो कितागावा जापान से, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया से और उमर एम यागी अमेरिका से। इन्हें मिला है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स यानी MOFs के विकास के लिए। ये MOFs क्या चीज़ हैं? MOFs, आप इन्हें एक तरह के डिजाइनर स्पंज समझ सकते हैं। ये क्रिस्टल जैसे पाउडर होते हैं जो मेटल आयन्स और ऑर्गेनिक अणुओं को जोड़कर बनाए जाते हैं। स्पंज जैसे? हाँ, लेकिन बहुत ही खास तरह के। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनका अंदरूनी सरफेस एरिया। मतलब इनके अंदर जो छिद्र होते हैं, उनकी कुल सतह अविश्वसनीय रूप से बड़ी होती है। कितनी बड़ी, कोई अंदाजा? अंदाजा ये है कि सिर्फ 1 चम्मच MOF पाउडर में जो सतह होती है, वो एक फुटबॉल मैदान जितनी हो सकती है। क्या बात है, 1 चम्मच में फुटबॉल का मैदान। कमाल है। तो इस विशाल सतह का करते क्या है? इसी विशाल सतह और नन्हे छिद्रों की वजह से ये बहुत काम के हैं। जैसे गैसों को स्टोर करने के लिए हाइड्रोजन या नेचुरल गैस को गाड़ियों के फ्यूल के तौर पर बहुत कम जगह में स्टोर कर सकते हैं। अच्छा। ये हवा या पानी से हानिकारक प्रदूषकों को चुनकर सोख सकते हैं, जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना। यानी पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद। बहुत ज्यादा।
कुछ MOFs तो इतने कमाल के हैं कि रेगिस्तान की हवा से भी पीने का पानी निकाल सकते हैं और ये केमिकल रिएक्शंस को तेज करने वाले कैटलिस्ट का भी काम करते हैं। तो क्लीन एनर्जी, पर्यावरण सुरक्षा, इंडस्ट्री, सब जगह इनकी बहुत संभावनाएं हैं। ये तो वाकई कमाल है। लगता है विज्ञान के तीनों ही नोबेल भविष्य की बड़ी चुनौतियों से जुड़े हैं। अच्छा, साहित्य की भी बात कर लेते हैं। लिटरेचर का नोबेल हंगरी के लेखक लाज़लो क्रास्नाहोरकाई को मिला है। उनकी रचना सातान टांगो का जिक्र है। हाँ, क्रास्नाहोरकाई बहुत ही कह सकते हैं इंटेंस लेखक माने जाते हैं समकालीन साहित्य में। इंटेंस मतलब उनका लेखन अक्सर निराशा, समाज के पतन और इंसानी वजूद के अंधेरे पहलुओं को दिखाता है। भाषा थोड़ी जटिल होती है, वाक्य लंबे होते हैं, वो एक खास किस्म का माहौल बनाते हैं। नोबेल समिति ने कहा है कि उनका लेखन आधुनिक मानवता के अंत और विनाश के बीच कला की शक्ति को दर्शाता है। पढ़ना शायद आसान ना हो, पर गहरा असर छोड़ता है। दिलचस्प है। चलिए अब विज्ञान से थोड़ा हटकर अर्थव्यवस्था और तकनीक की तरफ चलते हैं। ठीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टामर भारत आए हुए हैं और दोनों देशों ने सीटा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, एक तरह का मुक्त व्यापार समझौता, उसे लागू करने की बात कही है। हाँ, ये एक अहम डेवलपमेंट है, खासकर ब्रिटेन के लिए। बिल्कुल। इस समझौते का लक्ष्य बड़ा है। 2030 तक भारत और यूके के बीच का जो व्यापार है, जो अभी करीब $56 बिलियन है, उसे दुगना करना। दुगना? हाँ, और सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, इसके पीछे सोच है कि व्यापार में जो रुकावटें हैं, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी है या अलग-अलग देशों के अलग नियम कानून हैं, उन्हें कम किया जाए। तो इससे फायदा किसको होगा? क्या छोटे बिजनेसेस को भी कुछ मिलेगा? देखिए, उम्मीद तो यही जताई जा रही है। समझौते का एक मकसद ये भी है कि छोटे और मझोले उद्योग यानी MSME और नए स्टार्टअप्स, उनके लिए मौके बने। अच्छा। जब व्यापार आसान होता है तो कंपनियों के लिए दूसरे देश में सामान बेचना या सर्विस देना आसान हो जाता है। इससे नौकरियां बढ़ने की भी उम्मीद रहती है। इसे ब्रिटेन का ब्रेक्सिट के बाद का सबसे बड़ा ट्रेड डील बताया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसी आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी एक और खबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने डिपॉजिट टोकनाइजेशन का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। हाँ, ये टोकनाइजेशन क्या चीज है? हमने पहले भी सुना है, शायद क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में। हाँ, आपने सही पकड़ा। टोकनाइजेशन का बेसिक आइडिया वही है, किसी सेंसिटिव जानकारी जैसे आपके कार्ड नंबर को एक यूनिक कोड या टोकन से बदल देना, ताकि असली डेटा सुरक्षित रहे। ठीक है। अब RBI इसे बैंक डिपॉजिट्स के लिए कर रहा है, लेकिन एक खास तरीके से। वो अपनी डिजिटल करेंसी CBDC, जिसे ई-रूपी भी कहते हैं, उसके होलसेल फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है। होलसेल फॉर्म मतलब ये आम लोगों के लिए नहीं है अभी? हाँ, फिलहाल ये पायलट प्रोजेक्ट मुख्य रूप से बैंकों के आपसी लेन-देन के लिए है, जिसे इंटरबैंक सेटलमेंट्स कहते हैं, और सरकारी बॉन्ड्स के बाजार के लिए है। तो इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये कि बड़े अमाउंट के लेन-देन ज्यादा तेजी से, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा पारदर्शी तरीके से हो पाएंगे। सोचिए, एक बैंक जब दूसरे को करोड़ों रुपए भेजता है, तो ये सिस्टम उसे और एफिशिएंट बना सकता है। ये CBDC का एक प्रैक्टिकल यूज है और भारत की डिजिटल इकोनॉमी को और मजबूत करने की तरफ एक कदम है। ये सिस्टम के अंदर सुधार जैसा है। और टेक्नोलॉजी की बात चल ही रही है तो एक और खबर है, UPI पेमेंट्स के लिए अब फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन को भी मंजूरी मिल गई है। हाँ, ये NPCI का फैसला है। अब तक हम ज्यादातर UPI पिन डालते थे। हाँ, पिन याद रखना पड़ता है। बिल्कुल। अब बायोमेट्रिक्स का ऑप्शन भी होगा, मतलब उंगली लगाकर या चेहरा दिखाकर पेमेंट हो सकेगा। इससे पेमेंट करना और आसान हो सकता है। और क्या ये ज्यादा सुरक्षित भी होगा पिन से ज्यादा? माना तो यही जाता है कि बायोमेट्रिक्स ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि इसे कॉपी करना या चुराना मुश्किल है ना? आपकी उंगली या चेहरा यूनिक है। हाँ, ये तो है। हालांकि हर टेक्नोलॉजी के अपने चैलेंज होते हैं। डेटा प्राइवेसी, बायोमेट्रिक डेटा की सुरक्षा, ये सब देखना होगा। पर हाँ, ये डिजिटल पेमेंट्स को और सुविधाजनक और शायद सुरक्षित बनाने की एक कोशिश है। भारत तो वैसे भी इसमें काफी आगे है। सही कहा। चलिए अब देश के अंदर की कुछ और खबरों पर आते हैं। दिवाली और छठ पूजा के लिए रेल मंत्रालय ने इस बार रिकॉर्ड 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। 12,000? ये तो बहुत ज्यादा है। पिछली बार शायद 7,500 के करीब थी। हाँ, पिछली बार 7,500 थी। ये लगभग डबल है।
ये दिखाता है कि रेलवे इस बार भीड़ को लेकर कितना सीरियस है। हर साल हम देखते हैं, खासकर बिहार और पूर्वी यूपी जाने वाली ट्रेनों में कितनी मारामारी होती है। बिल्कुल, टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो इतनी ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने से उम्मीद है कि लोगों को कंफर्म टिकट मिलने में आसानी होगी और यात्रा थोड़ी आरामदायक हो सकेगी। ये अच्छा कदम है। चलिए अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रूस ने अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत को सस्ते दाम पर कच्चा तेल देने की पेशकश जारी रखी है। हाँ, ये भारत और रूस के बीच जो एनर्जी सेक्टर में सहयोग चल रहा है उसे दिखाता है। दुनिया में चाहे जो चल रहा हो, ये ट्रेड जारी है। भारत की ऊर्जा जरूरतें बहुत है और रूस पिछले कुछ समय से एक बड़ा सप्लायर बन गया है। बिल्कुल, तो ये थी आज की हमारी चर्चा। हमने नोबेल पुरस्कारों की वैज्ञानिक गहराइयों से लेकर ग्लोबल ट्रेड, नई टेक्नोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों तक कई चीजों पर बात की। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय पर गहरी बातचीत के साथ। नमस्कार।